हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज फाइन हियर। एंड आज हमारा जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम है। द कार्डियो क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, इसीलिए मैंने पहला टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम लिया और सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू हार्ट। सो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम लिया है पहला टॉपिक। ऐसा कोई इशू नहीं है, सब समझ में आएगा। पढ़ते हैं, देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें नीड क्यों पड़ी। सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्यों पड़ी। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन भी होता है, अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन तो हम मेनली बाहर से लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी निकालना होता है। अदर सब्सटेंसेस दैट मे बी हार्मोन्स, मे बी सम हार्मोन्स, उसे भी हमें टारगेट टिश्यू तक पहुंचाना होता है। तो वो पहुंचाएगा कौन? ब्लड। अब मान लो सेल है तब इसे एनर्जी की जरूरत पड़ी। एनर्जी कहाँ से आएगा? भाई हमने जो खाना खाया वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा। आपने बायोमोलिकुल्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बायोमोलिकुल्स में पढ़ाऊंगा। और पायरुविक एसिड बना और यहाँ से हमें एटीपी मिल गया। एटीपी मिल गया। अब ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाने के लिए ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ी। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाने के लिए हमें ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड हुई। उसके बाद पायरुविक एसिड जो है फर्दर हमारा क्रैब साइकिल में जाएगा, क्रैब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिल जाएगी, वो सेल्स एनर्जी को कंज्यूम किया। अब एनर्जी कंज्यूम किया, अब ऑक्सीजन आया कहाँ से? सर ऑक्सीजन कहाँ से आया? हमारा ब्लड। ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स भी ब्लड ही कैरी करता है। इसी तरह हम आगे ब्लड पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में ब्लड पढ़ेंगे, जितनी हमारी नीट और अदर एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है, कहीं उससे 10-5% ज्यादा पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए मैं आगे की पॉइंट में जाता हूँ। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एस्पोंजेस एंड सिलेंट्रेट्स, एस्पोंजेस एंड सिलेंट्रेट्स circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. नॉर्मली ह्यूमन में क्या होता है? ब्लड होता है। हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक हम लोग मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग ब्लड से किसी चीज को, जैसे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को या कोई अदर सब्सटेंस, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक सर्कुलेट करवाने का काम करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। लेकिन वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर कैविटीज, स्पॉन्जेस जो है, सिलेंट्रेट्स जो है, वो वाटर के थ्रू एक्सचेंज करता है टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस। एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया हुआ है। इस चैप्टर पे हालांकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए कवर कर रहे हैं। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड्स बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर द पर्पस। ह्यूमंस आ गया। और अनदर बॉडी फ्लूइड्स लिम्फ। लिम्फ को एनसीईआरटी लिखता है जस्ट टिश्यू फ्लूइड, लेकिन लिम्फ इज जस्ट नॉट ए टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ बहुत कुछ है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी के लिए आप मान लो कि लिम्फ इज ए टिश्यू फ्लूइड, आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। लिम्फ भी है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस में हमारा मदद करता है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है ब्लड। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड? ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आप लोगों ने टिश्यूज वाला चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे हम डिस्कस करेंगे टिश्यू वाला चैप्टर। और ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली डाटा मेंशन नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा कई बार नीट पूछ लेता है तो फिर बता देते हैं। फिर इसका नेचर क्या है? अल्कलाइन नेचर का है। और ओरिजिन क्या है? मेजोडर्मल ओरिजिन। मेजोडर्मल ओरिजिन ये एक दो बार पहले नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, अभी भी आ सकता है, कोई एनटीए का भरोसा है नहीं। Blood is a type of fluid matrix and form elements. Form elements is approximately 45% and plasma is approximately 55%. तो ब्लड को दो पार्ट में बांटा गया है, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। ब्लड को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है प्लाज्मा
मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, मैं दूसरे से लिखवाता हूँ, फिर अपना एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और ये है फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में हम पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और नॉर्मली प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ टोटल ब्लड। और प्लाज्मा का नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड बोले तो थोड़ा सा पीलापन रहता है, हम अभी डायग्राम की मदद से देखेंगे कैसा होता है, लेकिन एग्जैक्टली पीला बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। स्ट्रॉ कलर्ड होता है और विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़ा सा विस्कस नेचर का होता है, थोड़ा सा मोटापन रहता है इसमें। और 90 to 95% इसमें वाटर होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, और एक है प्रोथ्रोम्बिन FAGP, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ये सब भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। अदर बायोमोलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स दैट कंसिस्ट ऑफ फैट, लिपिड्स और फैट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स which is a byproduct of proteins, these are the nutrients which is found in plasma। अब क्या एनसीईआरटी में क्लॉटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। FAGP ट्रिक है जनरली, और F मीन्स होता है फाइब्रिनोजेन। मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, मैं पहले बोल दिया हूँ, फाइब्रिनोजेन। एनसीईआरटी के लिए प्रेफरेंस करिए। एल्बुमिन, ALBU, ग्लोब्यूलिन्स, और P से प्रोथ्रोम्बिन। और फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ द प्लाज्मा, और ब्लड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्वेश्चन नीट में मैच द फॉलोइंग में जनरली बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। A4 एल्बुमिन का काम क्या है, मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट है। ये स्टार मार्क है, 10-5 जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड, एल्बुमिन आंसर जाता है, बार बार आंसर जाता है एल्बुमिन, क्योंकि है ही वही आंसर। और मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, क्योंकि ये वाटर रिटेन करता है, और हम काउंटर करंट मैकेनिज्म और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसे करता है एल्बुमिन। डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है ग्लोब्यूलिन, आपने नाम सुना होगा, अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन्स। और ये क्लोटिंग फैक्टर जो होता है, और एक प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और एक बात हम देख लेते हैं डायग्राम की मदद से, ब्लड और आरबीसी और प्लाज्मा में जनरली फर्क क्या है। मान लीजिए कोई आप लोग में से कोई लैब टेक्नीशियन बन जाइए, थोड़ा देर के लिए लैब टेक्नीशियन बनिए, और किसी का ब्लड आपने लिया और वो ब्लड को ट्यूब में डाला, दिस इज आवर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज एकदम मशीन में घुमाया, एकदम तेज गति से 10-15 मिनट घुमाने के बाद हमें जो निष्कर्ष निकल करके आया, वो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि ऊपर प्लाज्मा हो गया, और प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर, दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। यहीं से कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर क्लोटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन एंड फाइब्रिनोजेन। सबका फंक्शंस भी याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्लाज्मा
निकला। प्लाज्मा ऊपर वाला लेयर जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो प्लाज्मा है, और उसके बीच में एक लेयर बन जाती है जिसको कहते हैं बफी कोट। बफी कोट में आप प्लेटलेट्स और WBC को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बफी कोट को, अगर ऐसे बफी कोट ये जैसे बना हुआ है, हम इसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, एकदम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो प्लेटलेट्स और WBC इसमें दिखाई पड़ते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम जो एनसीईआरटी थोड़ा बाहर जा रहे हैं ताकि आप पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाए, कवर अप कर पाए। और नीचे, सबसे नीचे जो है आरबीसी। अब हम प्लाज्मा तो पढ़ लिए, प्लाज्मा पढ़ लिए, सारी चीजें पढ़ ली प्लाज्मा के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, खून। समझ रहे हैं ना आप लोग, खून। नेक्स्ट टॉपिक हमारा खून है, खून पढ़ते हैं, रक्त। हम देख लेते हैं आरबीसी। आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। बहुत ही कॉमन बात है, रेड ब्लड सेल। फॉर्मेशन क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोएसिस। और फंक्शंस क्या क्या होता है? फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, भाई गैस को ट्रांसपोर्ट करने में काम करेगा ही, मेनली ऑक्सीजन को। शेप क्या है? बाइकनकेव। बाइकनकेव शेप होता है, एक सेकंड बना देता हूं, बाइकनकेव शेप लाइक दिस। बाइकनकेव शेप का होता है आरबीसी। और कलर जो होता है रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और फॉर्मेशन कहाँ होता है, और ओरिजिनेट कहाँ से करता है? सॉरी, बोन मैरो से, मेनली बोन मैरो से ओरिजिनेट करता है। और न्यूक्लियस अब्सेंट नहीं होता, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि टू क्रिएट मैक्सिमम स्पेस इन द आरबीसी, और मैक्सिमम स्पेस ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, इसीलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन। और ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी स्प्लीन को ही कहा जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है। तो अर्ली, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर का पॉइंट है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये योग सैक में बनता है, योग सैक में बनता है। लेकिन लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज है, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये लीवर में बनता है। लेकिन आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ कहां से बनेगा? आफ्टर बर्थ कहां पे बनेगा? आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ये फाइनली बोन मेरो में बनता है। मेनली कहाँ बनता है? हमने कहाँ बोला था कि बोन मेरो से ओरिजिनेट होता है। तो आरबीसी के बारे में इतना ही जानकारी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। 5 से 5.5 मिलियन mm पर क्यूब होता है। और फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, शेप बाइकॉन्केव नेचर का होता है, मैंने बता दिया। कलर रेड है ड्यू टू हेमोग्लोबिन। बोन मेरो से ओरिजिनेट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर सके। लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहलाता है। आरबीसी फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक में योग सैक में होगा, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में होगा, आफ्टर बर्थ बोन मेरो में होगा। और कुछ पॉइंट्स जो है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन नेसेसरी है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। कई बार आरबीसी का नंबर बॉडी में बढ़ जाता है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, उसे कहते हैं मेडिकल टर्म में पॉलीसाइथीमिया। और कई बार आरबीसी का नंबर बॉडी में घट जाता है, उसे कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। पीनिया वर्ड जनरली यूज किया जाता है कम के लिए, इसीलिए जब आरबीसी घट जाता है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया का हम यूज करते हैं। आरबीसी जब बढ़ जाता है तो पॉलीसाइथीमिया का यूज करते हैं।